बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट्स ऑफ साइंसेस को, जिसमें सिरेमिक्स थी, प्लास्टिक थे। अब उन्हीं की फर्दर कुछ हेडिंग्स जो हमारी रिमेनिंग थी, आज हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तो आज की हमारा जो आर्टिकल है वो है टेलीफोन, कैमरा, लेज़र, माइक्रोस्कोप, कंप्यूटर और सैटेलाइट। मेनली ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, और जो है मज़ीद इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब इससे जो है यूज़ टू हैं, पता है, डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब अगर हम टेलीफोन देखें तो द टेलीफोन इज़ अ डिवाइस फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सोर्स बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आपको पता है कि हम टेलीफोन यूज़ किस लिए करते हैं, ज़ाहिर सी बात है कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे हैं, हम रहीमिया खान सिटी में हैं, हम अब यहाँ पर बैठ के अब्रॉड या फिर लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी किसी भी इंसान से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ टेलीफोन। तो अब टेलीफोन में होता क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड प्रोड्यूस करती है। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है कि अगर यहाँ पे मैं हूँ, मतलब मैं किसी को फ़ोन कर रही हूँ, तो मैं सोर्स हूँ, और सोर्स से जो डिस्टेंट प्लेसेस पे कोई पर्सन है वो अब मेरी आवाज़ आसानी सुन सकते हैं। तो द वर्ड रेफर्स बोथ टू द फैमिलियर हैंडसेट and to a huge telephone system that makes possibly person to person communication throughout most of the world। अब क्या है कि पूरी दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से इजीली कम्युनिकेट कर सकता है बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन टेलीफोन्स वर्ल्ड वाइड। अब 400 मिलियन तकरीबन टेलीफोन्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। अब आपको पता है एडवांस उसकी टाइप्स आ गई टेलीफोन के, मोबाइल फ़ोन आ गए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए। तो द टेलीफोन नाउ इन यूज़ इज सिमिलर टू द ओरिजिनल डिवाइस और पेटेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 एंड 1877। अब आपको पता है कि सबसे पहले जो टेलीफोन था उसका कंसेप्ट या उसकी इन्वेंशन की थी ग्राहम बेल ने। तो वही टेलीफोन है, लेकिन क्या है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी नेसेसिटीज़ के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम क्या कर रहे हैं, एडवांसमेंट करते जा रहे हैं। तो द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। अब क्या है, मैं बोल रही हूँ ये साउंड वेव है, और फिर आपको पता है हमारे टेलीफोन के साथ जो है वायरिंग हुई होती है प्रॉपरली। वो वायरिंग के थ्रू क्या होता है कि वो साउंड वेव कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव्स में या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस में, विच कैन बी सेंट लॉन्ग डिस्टेंस एंड ट्रेवल अबाउट 9 लाख टाइम्स फास्टर देन साउंड। अब क्या है कि साउंड से, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, अब इसको कन्वर्ट करने की रीज़न क्या थी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो 9 लाख जो है टाइम्स फास्टर मूव करता है। ये 9 लाख टाइम्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है या ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू द साउंड वेव्स। दीज ओसिलेशंस आर देन कन्वर्टेड बैक इनटू साउंड वेव्स एट द रिसीविंग एंड। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे अब साउंड वेव्स थी तो रास्ते में क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिकल वेव्स में। और फिर रिसीविंग एंड जो है, यहाँ सोर्स बोल रहा है, जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसके पास जब वो वेव्स पहुँचेंगे इलेक्ट्रिकल वेव्स, तो वो फिर से दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगी साउंड वेव्स में। तो इन मॉडर्न टेलीफोन द स्पीकर टॉक्स इनटू द माउथ पीस बिहाइंड विच इज़ अ ट्रांसमीटर। अब क्या है, आपको पता है टेलीफोन में आप देखते हैं कि एक स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर, हम बात कर रहे हैं तो उसमें माउथ पीस होता है, उसके थ्रू हम बात कर रहे होते हैं। फिर उसके पीछे एक बारीक सा पर्दा होता है, जैसे आप लोगों ने इस पर भी देखा होगा, हमारे पास जो डेक वगैरह है उस पर भी लिखा होता है। तो वो जो पर्दा सा होता है बारीक, डायाफ्राम यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, डायाफ्राम कहते हैं पर्दे को। एक बारीक सा पर्दा होता है एलुमिनियम का। तो जब हम बोल रहे हैं माउथ पीस में, तो उससे क्या होगा कि हमारी आवाज़ जो है वो मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगी, और वो डायफ्राम को जो है वो वाइब्रेट करवाएगी। दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड टू अ स्मॉल पिस्टन विच इज़ द कवर फॉर मेटालिक बॉक्स फिटेड विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑफ कार्बन। अब क्या है कि अब वही जो हमारी साउंड है वो जाकर फिर एक पिस्टन है उसके साथ टकराएगी, और वो पिस्टन क्या है, वो कवर किया गया है एक मेटालिक बॉक्स से जो कि कार्बन के ग्रेन्यूल से, ये छोटे छोटे दानों से मिलकर बना हुआ है। साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कन्वर्टेड बैक टू साउंड वेव्स अगेंस्ट द रिसीविंग एंड द एयर पीस। तो अब हमने माउथ पीस में बोला तो हमारी जो साउंड थी उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल वेव्स में। और रिसीविंग एंड पे क्या होगा, वो वाली जो साउंड वेव है, वो इलेक्ट्रिकल वेव है, वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी साउंड वेव में, और वहाँ पे रिसीविंग एंड में क्या होगा, एयर पीस। तो उसके बाद अगर आप ये एक डायग्राम देखें तो एनालॉग इन्फॉर्मेशन आपको स्टार्ट में नज़र आ रही है। एनालॉग इन्फॉर्मेशन है, फिर ट्रांसमीटर ब्लॉक है, वही चीज़ के यहाँ पे हम बोल रहे हैं आगे ट्रांसमीटर लगा हुआ है। अब ट्रांसमीटर में आपके पास कोडर है। कोडर क्या है कि वो एनालॉग इन्फॉर्मेशन लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। एनालॉग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, 0 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उसको हम एनालॉग इन्फॉर्मेशन बोल रहे होते हैं। और फिर कोडर कन्वर्ट करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। मतलब डिजिटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ 2 कोड्स होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में।
तो जब वो यहाँ पे आके कन्वर्ट हो जाएगी डिजिटल कोड में, आगे आपके पास लाइट सोर्स एमिटर है, मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी साउंड वेव है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल वेव्स में। फिर यहाँ से जो है आगे फाइबर ऑप्टिक्स हैं आपके पास, मतलब कि जो आपकी लाइंस होती हैं ये टेलीफोन लाइंस, तो वो फाइबर ऑप्टिक होती है। तो फाइबर ऑप्टिक में से जब आप नेक्स्ट देखें यहाँ पे सेकंड ट्रांसमीटर जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है रिसीवर ब्लॉक, यहाँ पे एक फोटो सेल है। फोटो सेल क्या होता है, जब लाइट उस सेल पे फॉल करेगी तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा होता है। तो अब फोटो सेल के बाद फिर एम्पलीफाई मीन्स कि आपका जो सिग्नल है उसको वो डबल टाइम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर देता है। फिर उसके बाद शार्पर सर्किट और फिर उसके बाद डिकोडर। अब वो जो कोड था जो हमने कन्वर्ट किया था एनालॉग को डिजिटल में, डिकोडर क्या करेगा, उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में, और वो हम जो है उसको एज इट इज़ जो साउंड वहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई थी वो आउटपुट एंड पे भी हमें वैसे की वैसे ही सुनाई देगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कैमरा। अब कैमरा से तो आप में से हर कोई वाकिफ़ है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है या कोई इंसान नहीं है जिसको कैमरे का नहीं पता। तो कैमरा क्या है, कैमरा इज़ अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग रिकॉर्ड ऑन सेंसिटिव मटेरियल ऑफ द इमेज ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और सीन फॉर्म बाय अ लेंस और मिरर सिस्टम। अब क्या होता है कि हम लोग कैमरा को यूज़ करते हुए इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है इमेजेस की भी टाइप्स होती हैं, अब तो डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रील्स बन रही हैं, वो इमेजेस को यूज़ करके हम एडिटिंग भी कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं। और सिर्फ इमेज हम सिर्फ पर्सन की तो नहीं ले रहे, ऑब्जेक्ट्स है, फिर कोई सीन है, किसी भी चीज़ के इमेज को कैप्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैमरा। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कैमरा रिकॉर्ड्स आर 24 मल्टीप्लाई बाय 36 मिलीमीटर। ये जो है इसकी रेवोल्यूशन है इमेज की हाइट और विड्थ होती है। रेवोल्यूशन आइदर ऑन ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड नेगेटिव्स। अब क्या है, ब्लैक और वाइट इमेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कलर्ड इमेज भी। द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कैमरा आर डिस्कस बिलो। अब अगर आप इसके कैमरा के एसेंशियल पार्ट्स देखें या जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं कैमरा के, वो है लेंस, शटर, अपर्चर। लेंस क्या होता है, लेंस आपको पता है कैमरा हमारे पास बेसिकली लेंस की एप्लीकेशन में आता है। तो लेंस हमारे पास जो कैमरा है इसमें लेंस लगे होते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस क्या करते हैं, इमेज को जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी इमेज पे, तो वो जब लेंस पे पड़ती है तो लेंस उसको एक पॉइंट पे फोकस करवा देते हैं इमेज को। द लेंस और ऑब्जेक्टिव इज़ द हार्ट ऑफ कैमरा। अब मेन चीज़ क्या है, लेंस ही ना हो तो वो किस तरह से हमें इमेज नजर आएगा। सबसे मेन चीज़ है कैमरा की लेंस। तो इट मे बी मेड अप ऑफ वन सिंगल एलिमेंट और कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हो सकता है किसी एक चीज़ से मिलके बने हों लेंस, या हो सकता है डिफरेंट कम्बिनेशन के लेंस हो। डिफरेंट टाइप के लेंस है ना हमारे पास, सिर्फ एक लेंस तो नहीं होते। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, फिर प्लेनो कनकेव हैं। तो क्या होता है कि वो डिफरेंट टाइप के लेंस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसको कैमरा में फिट करते हैं। तो द लेंस रिफ्लेक्ट द लाइट दैट कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड फोकस इट एज अ शार्प इमेज ऑन द फिल्म। अब क्या करता है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कन्वर्जिंग लेंस है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। ये हमारे पास जो लेंस का मेन काम है वो यही है कि इमेज को शार्प करके एक पॉइंट पे आकर उसने क्या किया, फोकस करवा दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारे पास शटर। शटर इज़ लाइक अ स्मॉल गेट दैट ओपन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम टू लेट द लाइट इन बिफोर क्लोजिंग अगेन। अब क्या होता है, जैसे ही वो लेंस है, शटर आपने देखा होगा उसके ऊपर एक बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही वो पिक्चर कैप्चर होती है और एक सेकंड के से भी कम टाइम में क्या होता है, फ्लैश प्रोड्यूस होता है। तो वो जो फ्लैश होता है उसको हम कह रहे होते हैं वो शटर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो एक गेट की तरह का शटर होता है, वो ओपन हो जाता है, और वो जो लाइट फोकस की होती है वो उस पाथ में से, शटर वाले पाथ में से पास आउट हो जाती है। टू टाइप्स ऑफ शटर आर यूजुअली यूज्ड, नेमली रोलर ब्लाइंड और फोकल प्लेन शटर। अब दो तरह के शटर हैं, एक का नाम होता है रोलर ब्लाइंड और दूसरा फोकल प्लेन शटर। उसके बाद आपके पास आ जाता है अपर्चर। पहले लेंस था, फोकस किया, फिर शटर क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि वो शटर से लाइट पास की, फिर अपर्चर आ गया। द अपर्चर इज द होल दैट इज मेड व्हेन द शटर ओपन्स। अब क्या होता है, जैसे ही शटर ओपन होगा तो एक होल बन जाता है, उस होल को हम कहते हैं कि ये है अपर्चर। अ डायाफ्राम इज अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ अपर्चर थ्रू विच द लाइट एंटर्स। अब डायाफ्राम की वजह से क्या होता है, ये वो एक सिस्टम है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है लाइट की इंटेंसिटी को, और उसी की वजह से लाइट जो है वो इंटर होती है हमारे पास अपर्चर में। मैनी कैमराज यूज एन आइरिस डायाफ्राम माउंटेड बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ लेंस। अब आपको बता दिया कि किस टाइप का आइरिस टाइप का हमारे पास डायाफ्राम होगा जो कि यूज़ करेंगे हम मेनली, ज़्यादातर कैमराज में हम यही टाइप यूज़ करते हैं डायाफ्राम की। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीट ऑफ थिन मेटल ब्लेड्स माउंटेड इन अ रिंग राउंड द लेंस टू फॉर्म एन एडजस्टेबल होल इन द सेंटर। अब क्या होता है कि एक, जैसे आप कह लें ब्लेड टाइप की का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करेगा कि हम अपनी, जैसे ही हमने उसको बंद किया तो वो इमेज का साइज़ देखते हुए, अगर तो स्मॉल इमेज है तो वो स्मॉल होल ओपन होगा, लार्ज इमेज है तो इस हिसाब से वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेगा।
उसके बाद हमारे पास होता है व्यू फाइंडर. इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर फ्रेम एंड अ होल अ शॉर्ट डिस्टेंस बैक फ्रॉम इट थ्रू विच द ऑपरेटर लुक. अब ये जिस साइड से या जिस लेंस से हम देख रहे होते हैं उससे पहले ये व्यू फाइंडर होता है जहाँ से हम इजीली किसी भी इमेज को व्यू कर सकते हैं. एन ऑप्टिकल व्यू फाइंडर ऑफन कंबाइंड विद आर range finder is essentially a small low power telescopic device in which the image is formed so as to define the view. अब क्या है कि हम व्यू फाइंडर के थ्रू इजीली उसको व्यू कर सकते हैं और हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा इमेज कैसा है. अ थर्ड टाइप इज अ रिफ्लेक्स स्क्रीन इन विच द इमेज फॉर्म बाय द कैमरा ऑब्जेक्टिव इज प्रोजेक्टेड ऑन अ ग्राउंड ग्लास स्क्रीन. उसके बाद आ जाता है आपके पास फिल्म. द फिल्म इन साइड द कैमरा इज सेंसिटिव टू लाइट. इट इज़ कोटेड विद फोटो सेंसिटिव कैमरा. अब फिल्म जो होती है वो ना आपने वैसे भी फोटोग्राफिक फिल्म देखी होगी तो उसमें कहते हैं कि इसको लाइट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसको लाइट के ज़्यादा करीब नहीं लेके जाना चाहिए. उसकी रीज़न क्या है कि लाइट पड़ने की वजह से एक्सेसिव वो ख़राब हो जाती है. तो हम क्या करते हैं इस फिल्म को फोटो सेंसिटिव केमिकल से कोटेड कर देते हैं. विच फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव केमिकल से. विच चेंजेस देयर स्टेट व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम. तो इससे क्या होता है कि अगर लाइट उस पर पड़ भी रही है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती और उसको प्रोटेक्ट करती है. दीज केमिकल चेंजेस मोर क्विकली ऑन सम फिल्म्स दैन अदर. अब कुछ पे जो है ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं केमिकल्स, या हो सकता है वो जल्दी इसको ख़राब भी कर दें, फिल्म ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाए, लेकिन कुछ पे इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहता है. उसके बाद आ जाता है कैमरा वर्सेस आई कि हमारा एक तो हमारी आई जो है आपको पता है ये भी कैमरा की तरह बिहेव कर रहा है. अगर आप सिमिलैरिटी देखें कैमरा और आई में तो उसमें क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटी है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आई एंड अ कैमरा हैज़ ग्रेट सिमिलैरिटीज़. अब क्या है ह्यूमन जो है वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों को देख के तो फिर नई एडवांसमेंट करता है या नई चीज़ें बना रहे हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, वो पहले से नेचुरल चीज़ों से जो है वो यूज टू होने के बाद या उनसे इम्प्रेस होने के बाद हम नई डिस्कवरीज कर रहे होते हैं. तो आईज जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है एज कम्पेयर टू कैमरा. तो अनलाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म द रिजॉल्विंग पावर ऑफ फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ लाइट द रेटिना इज नॉट यूनिफॉर्म ओवर इट्स इंटायर सरफेस. तो अब क्या है कैमरा में एक यूनिफॉर्म हमारे पास जो है लाइट की फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन जो हमारी रिजॉल्विंग पावर, वैसे भी आई की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैमरा. तो एक आपको पता है नेचुरल चीज़ है, हम उसके इक्विवेलेंट नहीं आ सकते. हाँ उसके लेवल तक आ सकते हैं लेकिन उसको अचीव करना या उसको अटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो अभी अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा लाइट पाथ में लाइट एंटर हो रही है, सबसे पहले आगे लेंस लगा हुआ है, लेंस के बाद एक मिरर है और मिरर के साथ वो देख ले शटर. तो जैसे वो शटर को क्लिक कर रहे हैं तो आगे ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, वो उस हिसाब से यहाँ पे एक जो है ओपन होती है, वो होल यहाँ पे होल होता है जो अपर्चर का जो ओपन होता है, और उसके बाद लाइट जो है वो आगे मिरर पे जाके स्ट्राइक करती है और व्यू फाइंडर से आप उस इमेज को क्लियरली देख सकते हैं. उसके बाद आ जाता है लेज़र. एफएससी में आप लोगों ने लेज़र का आर्टिकल पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल के साथ. तो अब अगर हम लेज़र को देखें, लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट जनरेट्स वेल ऑर्गेनाइज लाइट और कोहेरेंट लाइट. अब जी आप लोग जो है यंग एज में बच्चों को वो शौक होता है लेज़र लाइट्स का. तो अगर आप उसको देखें तो उसमें एक लाइट होती है, एक बिल्कुल बीम होती है लाइट की, और वो एक ही कलर वाइट हो सकती है या फिर वो रेड हो सकती है, ग्रीन, लेकिन वो कलर एक ही होता है. तो क्या है कोहेरेंट मतलब कि सेम, एक मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट मतलब कि एक सेम बीम है, उसकी इंटेंसिटी कलर सेम रहेगा उसका, ये नहीं होगा कि कलर डिफरेंट कलर निकल रहे हैं एक में से, नहीं. एक जो बीम है उसका थ्रू आउट कलर, क्योंकि उसमें जितनी हमारे पास फोटोन्स हैं वो एक ही टाइप वेवलेंथ सेम है उन फोटोन्स की, तो वो एक ही कलर के होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास उस पूरी बीम का कलर सेम रहता है. ऑर्डिनरी वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स. अब आपको ये पता है कि जो हमारी वाइट लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. ईच कलर हैज़ अ डिफरेंट वेवलेंथ एंड द फोटोन्स ऑफ ईच कलर आर आउट ऑफ स्टेप विद ईच अदर. तो क्या है हर जो आपके पास फोटोन है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उसकी वजह से क्या है कि वो डिफरेंट कलर्स होते हैं और वो जब मिल जाते हैं तो हमारे पास वाइट लाइट बनती है. इन अ बीम ऑफ लेज़र लाइट ऑल द फोटोन्स है, वही चीज़ के जो आप लेज़र लाइट को देखें तो उसकी बीम में तमाम तर आपके पास जो फोटोन्स हैं उनकी वेवलेंथ सेम होती है, तो कलर भी एक ही होगा. तो द मैकेनिज्म रिलाइज ऑन अ प्रोसेस नोन एज stimulated emission and the word laser is derived from light amplification by stimulated emission radiation. मतलब कि ये जो प्रोसेस है मैकेनिज्म जिससे लेज़र प्रोड्यूस हो रहा है वो होती है स्टिमुलेटेड एमिशन, और जो वर्ड लेज़र है वो हमारे पास डिराइव्ड हुआ है लेज़र एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन से. तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें तो in stimulated emission a photon emitted from an atom induces an electron in another excited atom to fall immediately to a lower level and emits a photon identical to itself. अब क्या होता है जी कि आपको पता है एटम में जो है एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में,
तो वो जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, अपनी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन और उसमें रिवॉल्व कर रहा है। अब क्या हुआ कि हमने एक फोटोन स्ट्राइक करवाया उस इलेक्ट्रॉन पे। अब क्या होगा, जब वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फर्स्ट शेल के हिसाब से ज़्यादा होगी। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से होगा ना कि अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी है फॉर एग्जांपल 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर वो एनर्जी 13.6 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा सेकंड शेल में। अब उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी और एक्साइट हो गया। एक्साइट होने के बाद क्या हुआ कि वो सेकंड शेल में हायर शेल में मूव कर गया, जो कि कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। अब जब वो अपने एक्साइटेड शेल में मूव कर गया, तब आप ये चीज़ देखें कि उसकी जो एमिशन हो रही है, जो एब्जॉर्प्शन सॉरी, क्योंकि उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो हम कहेंगे, और या तो ये होता ना कि बाहर से लाइट आती, हम ऐसा तो नहीं हुआ, खुद ब खुद तो एक्साइट नहीं हुआ, उसको तो मैंने फोटोन दिया, मैंने स्ट्राइक करवाया फोटोन के साथ, तो इंड्यूस किया उसको, तो हम इसको कहते हैं कि ये है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ऐसी एब्जॉर्प्शन जो हमने खुद करवाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो नेचुरली हो रही है, हमने फोटोन स्ट्राइक करवाया, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड लेवल पे चला गया। फिर क्या होगा, अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चीज़ अपनी एक्साइटेड लेवल पे होती है, वो ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि हर जो जानदार है या हर चीज़ है वो एक अपनी नॉर्मल स्टेट में रहना या अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। तो फिर अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम वो जो आपके पास एटम होगा वो खुद ब खुद उस फोटोन को जो है वो इमिट कर देगा। तो इमिट करने के बाद क्या हुआ, अब एनर्जी सेकंड शेल से कम हो गई। जब एनर्जी सेकंड शेल से कम होगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से मूव कर जाएगा फर्स्ट शेल की तरफ। अब क्या हुआ, जब उसने, अब आप ये चीज़ देखें कि वो फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ, वो तो उसने इमिट किया, इमिशन हुई ना कि वो फोटोन निकल गया उसमें से, तो अब वो इमिशन भी हो रही है। और अब ऐसा भी नहीं है कि वो मैंने इंड्यूस की हो या मैंने उसको फोटोन को ज़बरदस्ती निकाला, वो तो उसने खुद निकाला। तो हम क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखें, जब वो एक्साइटेड स्टेट में था, अब जब आप स्पॉन्टेनियस इमिशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो फोटोन निकल रहा है एटम में से, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव, क्योंकि एक एटम तो नहीं है हमारे पास, बीम में तो हमारे पास बहुत सारे एटम होंगे। तो जब सबकी स्पॉन्टेनियस इमिशन होगी तो किसी का फोटोन किस डायरेक्शन में जाएगा, किसी का किसी डायरेक्शन में। लेकिन आपको बताया कि लेज़र में ऐसा तो नहीं होता। लेज़र में तो तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक सीधी बीम होती है, सीधी सिमट में। आप अगर लेज़र लाइट देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। अब वो जो स्ट्रेट लाइन, कोहेरेंट मतलब सेम पाथ, अगर वो सेम पाथ में मूव कर रही है तो फिर तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फिर तो ऐसी हमें एक सिचुएशन चाहिए जिसमें फोटोन एक सेम लाइन में मूव करें या सेम पाथ में ट्रेवल करें। तो अब क्या करते हैं हम इसके लिए, फॉर एग्जांपल जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में था और उसने इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, फोटोन इमिट किया, जब वो फोटोन इमिट करके ग्राउंड स्टेट में जा रहा हो तो हम एक और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर एक और फोटोन जो है उसको हम स्ट्राइक करवा दें वहाँ पे। तो जब हम वो फोटोन स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या होगा कि वो फोटोन जो मैंने स्ट्राइक करवाया और वो जो उसने इमिट किया, वो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। सिंक्रोनाइज होने की वजह से क्या होगा, वो दोनों एक ही पाथ में मूव करेंगे। तो इस तरह से हर एटम में क्या होगा कि सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगी, बजाय इधर उधर मूव करने के। तमाम जो फोटोन है वो एक ही लाइन में ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और वो जब एक लाइन में ट्रैवल करेंगे तो हमें एक सेम पाथ अचीव हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये कोहेरेंट पाथ है। तो प्रॉपर्टी होगी लेज़र की कि वो कोहेरेंट लाइट होती है। इसी वजह से हमें वो जो लाइट होती है वो एक सिंपल बीम में नज़र आती है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन। इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि एक तो उसने खुद से जो है इमिट कर दिया फोटोन, एक मैंने भी तो स्ट्राइक करवाया ना ताकि कोहेरेंट रहे। तो कोहेरेंट की वजह से हम इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और इसी वजह से लेज़र का नेम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज करना एम्पलीट्यूड, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस के रेडिएशन को हमने स्टिमुलेट करवाया कि वो इमिट करे फोटोन को, और हमारे पास अचीव क्या हो जाएगा, लेज़र का फिनोमिना। तो अब ये देखिए, एनर्जी इज फर्स्ट पम्प इनटू लेजर मटेरियल रेजिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू लेवल जस्ट अबव द ग्राउंड स्टेट। वही चीज़ कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर उस दर से वही फोटोन इमिट करेगा, और फोटोन इमिट करने के बाद वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो अगर ये आप डायग्राम देखें तो फर्स्ट में ये देख लें कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, ब्लू कलर जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोन। तो ये जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो E1 वाली एनर्जी स्टेट से मूव कर जाएंगे E2 में या E3 में।
तो अब E2 में या E3 में जब मूव करेंगे तो वो कौन सी स्टेट होगी, इनकी एक्साइटेड स्टेट। अब क्या है, जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं E3 में है वो अब इमिट कर रहे हैं फोटोन को और वापस E2 में आ रहे हैं। तो अब इस टाइम आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे जो इमिशन हो रही है वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन के, वो खुद ब खुद फोटोन को रिलीज करके अपनी नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अब ग्राउंड स्टेट के बाद अब अगर आप फोर्थ में देखें तो फिर स्पॉन्टेनियस इमिशन वही चीज़ की वो मूव कर रहा है। तो फिर अब स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद नेक्स्ट फिफ्थ डायग्राम में देखें, एक तो वो स्पॉन्टेनियसली इमिट कर रहा है और फिफ्थ में एक फिर हमने फोटोन स्ट्राइक करवा दिया। फोटोन जब स्ट्राइक करवाया तो दो फोटोन्स एक ही लेवल में एक ही साइड पे मूव करेंगे और ये जो हमने करवाया ये थी स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि हमने सेकंड फोटोन को स्ट्राइक करवाया ताकि वो एक लाइन में इजीली मूव कर सके। उसके बाद पार्ट्स ऑफ अगर लेज़र देखें हमारे पास तो द एक्टिव मीडियम सच एज रूबी रोड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये मिड में जो ब्लू कलर का है, या तो एक आपके पास रूबी रोड होगा, रूबी आपको पता है एक मिनरल है, या आप कह सकते हैं एक आपके पास स्टोन है, रूबी है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपके पास एक्टिव मीडियम में। अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनर्जी इनटू द एक्टिव मीडियम सच एज। अब एक्साइटेशन मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ कर रहे होते हैं जिससे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या जो रूबी है उसके जो एटम्स हैं वो हम एक्साइट करवा रहे होते हैं बाय यूजिंग फ्लैश। और फिर दोनों साइड पे आपके पास जो है वो हमने दो तरह के ग्लास लगाए होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे होते हैं रेडिएशंस को जो इनमें से पास करती हैं। अ टिपिकल लेजर यूजिंग रूबी रोड इज एन एक्टिव मीडियम हैज़ अ पल्स ड्यूरेशन ऑफ 20 नैनोसेकेंड विद अ पावर ऑफ 10 मेगावाट एंड द लेजर बीम हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 694 नैनोमीटर। और आपको पता है हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है वो होती है विजिबल लाइट 460 की रेंज में होती है, 460 नैनोमीटर की रेंज में। तो यहाँ पे अब हमारे पास है 694 नैनोमीटर। इसीलिए कहते हैं लेज़र लाइट जो होती है वो इंटेंस होती है और हम लोगों ने क्या हमें कहते हैं कि इंटेंस लाइट है और ज़्यादा जो होता है इसकी तरफ देखना लेज़र की तरफ वो इंजूरियस होता है या हार्मफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूजेस ऑफ लेज़र पे आ जाएँ तो लेज़र कैन प्रोड्यूस लाइट ऑफ एसेंशियली सिंगल फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया कि सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इस वजह से हमें एक ही कलर नज़र आता है। लेज़र इज़ यूज इन सर्वेइंग एंड रेंजिंग। डेंटिस्ट भी यूज़ कर रहे हैं लेज़र मेथड, आपको पता है अब हमारे मेडिकल फील्ड में जो है किडनी के पेशेंट्स हैं, कैंसर ट्रीटमेंट है, इसमें भी लेज़र का बहुत यूज़ हो रहा है। लेज़र लाइट कैन बी यूज टू इनिशिएट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं इनको इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, इनको इनिशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेज़र लाइट। अ लेज़र लाइट कैन बी फोकस्ड वेरी एक्यूरेटली ऑन अ पॉइंट। दिस कैन कट स्टील। सर्जन कैन यूज़ लेज़र लाइट टू परफॉर्म वेरी डेलिकेट ऑपरेशन। अब इतनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है कि ये एक स्टील के रॉड को भी कट कर सकता है। इन आई सर्जरी a retina that has become separated or detached from the back of eye can be welded back। अब क्या है, अगर आई सर्जरी है उसमें रेटिना को भी हम इसको लेज़र ट्रीटमेंट को यूज़ करते हुए उसकी एक्यूरेट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। लेज़र सोर्सेज अलाउ रिप्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल इमेज, और जो 3 डायमेंशनल इमेज होते हैं वो भी लेज़र के ज़रिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको कहते हैं होलोग्राफी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस टेक्निक है। लेज़र आर यूज फॉर रेंज फाइंडिंग एंड टारगेट डेजिग्नेशन एंड आर बीइंग डेवलप्ड एज बोथ एंटी सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वेपन्स। तो अब क्या है, हमारे पास वेपन्स के यूज़ में भी जो है वेपन्स वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह में भी यूज़ होता है लेज़र। उसके बाद आ जाती है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आप लोगों को पता है, आप लोग छोटी क्लासेस में भी देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स भी करते हैं। तो हम जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो विजिबल नहीं होते हैं हमारी आई से, हम उसको बाय यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग इन लार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द आई। अनएडेड सच इमेज कैन बी व्यू डायरेक्टली और विद अ व्यूइंग स्क्रीन और फोटोग्राफिक अपरेटस। अब क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आंख से, ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते, उसको इनलार्ज करके दिखाता है। ऑब्जेक्ट फॉर माइक्रोस्कोपी में भी आइदर ट्रांसपेरेंट और ओपैक। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में भी सिंपल और कंपाउंड। माइक्रोस्कोप की टाइप्स होती हैं, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी। अ सिंपल माइक्रोस्कोप अ सिंगल पॉजिटिव लेंस और लेंस कम्बिनेशन इज ऑफन नॉन एज मैग्नीफाइड। अब उसमें लेंस लगे होते हैं जिनको हम मैग्नीफायर कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज कर रहे होते हैं। द सिंपल वन लेंस माइक्रोस्कोप में डेट फ्रॉम द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी विच व्हेन लो पावर मैग्नीफायर वर यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंसेक्ट। लो उस टाइम, क्योंकि आपको बताया 15th सेंचुरी, तो 15th सेंचुरी में सिर्फ अभी एक डिस्कवरी स्टार्ट हो रही थी, तो इंसेक्ट को देखने के लिए एक हम क्या करते थे, लो पावर मैग्नीफिकेशन के लेंस को यूज़ करते थे जिनकी मैग्नीफाइंग पावर कम होती थी। अब तो खैर बहुत हाई पावर मैग्नीफिकेशन है,
मैक्सिमम apparent magnificent eyes is reached when the virtual image of object at the nearest distant of distinct vision. तो अब ऐसी चीज़ें जो हम नहीं देख सकते हैं उनको भी हम क्लियरली देख सकते हैं, जो दूर हैं उनको भी देख सकते हैं बाय मीन्स ऑफ टेलीस्कोप. Simple magnifiers suffer considerably from aberrations that affect the peripheral part of field of view. अब क्या है कि हमारे पास ऐसे ही लेंसेज वगैरह भी यूज़ हो रहे होते हैं. आपको पता है कि जब हमें विजन का इशू हो जाए, एब्रेशंस जो हैं तब होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो कर्वेचर ऑफ द फील्ड, डिस्टॉर्शन एंड लेटरल क्रोमेटिक. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ी एडवांस है. तो द बेसिक आइडिया ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ टू यूज़ 2 और मोर लेंसेज. अब 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को इनलार्ज किया जा सके. अ कंपाउंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज बैक्टीरिया. अब आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस, इनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, तो हम इनको इनलार्ज करने के लिए या इनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस. अब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है. एंड आई पीस डैट में भी कन्वीनियंटली बी मूव रिलेटिव टू द स्पेसिमेन. अब आई पीस से क्या करते हैं, हम अपनी कन्वीनियंसी के मुताबिक उसको स्लाइड पे या उस ऑब्जेक्ट पे मूव करा सकते हैं जिसको हम देख रहे होते हैं. अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मिरर. अब क्या है, इसमें एक मिरर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है फिर हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं, और उसी वजह से वो इमेज होता है वो इनलार्ज हो जाता है. एन ऑब्जेक्टिव लेंस सिस्टम प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज देन सीन बाय द आई टू लाई इन अ प्लेन. द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस. The value of a microscope lies in its ability not only to magnify object but also to make their fine details visible. अब क्या है कि सिर्फ मैग्नीफाई नहीं करता, बल्कि अगर आप देखें, अब हम लोग अनियन की स्लाइड्स आप लोग छोटी क्लासेस में बनाते हैं, तो उसकी जो एक लेयर होती है एपिडर्मिस, उसको आप रखते हैं स्लाइड पे, और उसमें आप सेल की कितनी बारीकियाँ उसमें से नोटिस कर सकते हैं. तो दीज टू फीचर डिपेंड्स फॉर द मोस्ट पार्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लेंस. अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो इमेज पे कि आपका इमेज कैसा है, और दूसरा आपके लेंस की क्वालिटी कैसी है. माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आइदर देयर फोकल लेंथ और देयर टाइप और डिग्री ऑफ करेक्शंस. उसके बाद थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. मोस्ट मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड वर्जन के, इससे हम सबसे ज़्यादा क्लियरली इमेज देख सकते हैं. 1935 में इसको कमर्शियली फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया. देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन. ऑप्टिकल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ही चीज़ है, इनमें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज. अब इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस या यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं. लाइट इसमें यूज़ नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है. अनलाइक दिस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इन विच द लेंस आर ऑफ फिक्स्ड फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिमेन एंड ऑब्जेक्टिव इज वेरिड, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ variable focus length and the distance between specimen and object and separation of lens remains constant. अब क्या है, उसमें जैसे हम मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम वेरी नहीं कर सकते. द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज यूजुअली ऑपरेटेड सो दैट इमेज इज अ वर्चुअल वन, एंड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज इज इनवेरिएबली रियल एंड इज विजुअलाइज. रियल इमेज है और विजुअलाइज है ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन. उसके अंदर एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर लाइट जब पड़ती है इलेक्ट्रॉन तो वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से हम क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे आपके पास एक क्लियर इमेज आ जाता है. इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द इमेज इज फॉर्म बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन द स्पेसिमेन. अब उसमें मैंने आपको बताया लाइट रेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो लाइट आके रिफ्लेक्ट करती है, तो हम इजीली उसको व्यू कर सकते हैं इमेज को. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है इमेज वो इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हम इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से देख रहे होते हैं. For practical reasons of image stability and brightness, the microscope is often operated to a final magnification of 1000 to 50,000 magnitude on screen. It is possible to see small viruses, large molecules with the help of electron microscope. अब हम छोटे छोटे जो वायरसेस हैं उनको, फिर उसके अलावा मॉलिक्यूल्स को, इवन एटम को, फिर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी इजीली देख सकते हैं विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये आपके पास डायग्राम है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की. आप देख रहे हैं आई पीस है, फिर एडजस्टमेंट नोब है, फाइन एडजस्टमेंट नोब है, बॉडी ट्यूब है, रिजॉल्विंग पावर है. तो इस तरह से डिफरेंट, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो उसका थोड़ा जो सिस्टम है वो इससे कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर से आप सब वाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सब डेली लाइफ में से यूज़ कर रहे हैं. तो कंप्यूटर इज़ अ टर्म टिपिकली रेफर टू एन ऑटोमेटिक डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय एग्जीक्यूटिंग अ प्रिस्क्राइब प्रोग्राम ऑफ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब क्या है, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको और उस हिसाब से वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है. अब गेम्स खेल रहे हैं, म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं,
पढ़ भी रहे हैं, तो वो सारे काम जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज फर्स्ट यूज इन 1940s। अब 1940s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया कंप्यूटर को, फिर 1960 में जो है वो कॉमन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे कमर्शियल यूज़ में भी आ गया, और अब उसके एडवांस टाइप में लैपटॉप है आपके पास, फिर उसके बाद आईपैड्स हैं, फिर इस तरह से डिफरेंट एडवांसमेंट के बाद हमारे पास जो है अब कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कैन एक्सेप्ट डाटा, अप्लाई अ सीरीज ऑफ लॉजिकल प्रोसेसेस टू इट एंड सप्लाई द सीरीज ऑफ दीज प्रोसेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब डाटा लेता है, उस पर डिफरेंट सीरीज़ के हम उस पर लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे होते हैं, उसके साथ हम डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको, और उसके बाद एट द एंड हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे देता है। कंप्यूटर इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वर्सटाइल इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। अब सबसे ज़्यादा वर्सटाइल इन्वेंशन है, सबसे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं यूज़फुल इन्वेंशन है मॉडर्न इरा की। पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर अब किस लिए यूज़ करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं उसके लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। दिस मेक देम ग्रेट यूज़ फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज रूटीन ऑफिस कैलकुलेशन, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड द कंट्रोल ऑफ स्पेस क्राफ्ट लाइट पाथ्स। Their ability to perform these operations depends not only on their mathematical capabilities but also on their ability to store information and to retrieve specific bits of information. अब अगर आप क्लासेस देखें तो दो तरह की क्लासेस हैं। तो क्लासेस कौन सी हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं। 0 से 9 है 98 भी हो सकता है, फिर जो है उसके अलावा 1098। तो क्या है डिफरेंट नंबर 1 से 9 को यूज़ करते हुए जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वो है एनालॉग। डिजिटल में हम सिर्फ दो तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, दो वैल्यूज 0 और 1। तो एनालॉग की आप देखें मेमोरी बहुत कम होती है, डिजिटल की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जो है इसकी कोई स्टेट नहीं होती एनालॉग की, लेकिन उसमें 0 स्टेट मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। अब एनालॉग डिफ़िकल्ट है यूज़ करने के लिए, डिजिटल जो है वो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग में और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, जबकि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारी तकरीबन हर फील्ड में घरों में यूज़ करें, वो भी डिजिटल प्रोग्रामिंग पे है। एनालॉग कंप्यूटर इज़ यूज़ फॉर कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब क्या है डिजिटल जो एनालॉग है उसको हम यूज़ कर रहे हैं वेट, हाइट, टेम्परेचर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, जबकि डिजिटल जो है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए। एनालॉग जो है वो डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस कर सकता है और कुछ, लेकिन वो स्पेसिफाइड हो जाती हैं, लिमिट है। लेकिन क्या है डिजिटल वो तकरीबन हर तरह की कैलकुलेशन इजीली हो सकती हैं। अब एनालॉग की एग्जांपल में अगर देखें थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, ओल्डर वेइंग मशीन, कार स्पीडोमीटर, वॉइस, टीवी। और अगर आप एग्जांपल देखें डिजिटल की तो डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वेइंग मशीन, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रॉम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। उसके बाद बेसिक पार्ट्स आपको पता है इनपुट डिवाइसेस है, सीपीयू है, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी वो डिवाइसेस जिस पे हम, मैंने कहा कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उस पर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट में हमें वो इंस्ट्रक्शंस हमने दी, प्रोसेसिंग हुई और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मिल गई। तो जिन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम उसको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं लाइक माउस और कीबोर्ड, ये है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब वो जो हमने इन्फॉर्मेशन दी उस पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग होगी, उस पर वर्किंग होगी, वो जो वर्किंग होती है वो सीपीयू कर रहा होता है और वो सारी प्रोग्रामिंग जो है वो विद इन द कंप्यूटर होती है, और इसीलिए सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल सिस्टम या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब सीपीयू के अंदर हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? हर तरह के फंक्शंस जो हैं कंप्यूटर में जो परफॉर्म हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। मेमोरी यूनिट जो है जिसमें रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी आ जाता है। तो ये क्या है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है या सेव कर रहा होता है। तो जो है रैम, इसकी कैपेबिलिटी कम होती है थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने कंप्यूटर ऑफ किया ये डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम में क्या है वो परमानेंटली डाटा सेव होता है। उसके बाद अरिथमेटिक, जितनी भी कैलकुलेशन है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होगी। उसके बाद बाइंडिंग नोटेशन, वही कि डिजिटल कंप्यूटर्स में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बाइंडिंग नोटेशंस में सेव हो रही होती है, लाइक 0 और 1 में। दस ईच एलिमेंट इन अ कंप्लीट मेमोरी नीड्स ओनली द डिजिट 0 और 1, या तो वो 0 को यूज़ करेगा या फिर 1, मतलब 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं होगा जो इसमें यूज़ होगा। इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स या बाइनरी नोटेशन। अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, जैसे हमारी यहाँ पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लाइक आप देखें फोटान, एल्गोल, कोबॉल, और फिर जो है प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे कि आपके पास PPSS एंड APT, फिर C++, जावा, ये सारे भी आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है। ऑल दीज लैंग्वेजेस आर डिज़ाइन एज टू बी ऑटोमेटिकली रीड इनटू द कंप्यूटर्स। अब क्या है वो कंप्यूटर वो लैंग्वेजेस ऑटोमेटिकली रीड कर रहा होता है, उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा वो प्रोग्राम इंसर्ट हो गए तो वो लैंग्वेजेस खुद ही ऑटोमेटिकली जो हैं वो डिटेक्ट हो रही होती हैं।
उसके बाद यही कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं आप देखिए, इनपुट डिवाइसेस, फिर आपको बताया CPU मेमोरी यूनिट, और उसके बाद आउटपुट यूनिट पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंस्ट्रक्शन मिल रही है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे प्रिंटर हो सकते हैं, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, जिधर से हम उस इन्फॉर्मेशन को अटेन कर रहे होते हैं। उसके बाद वायरसेस, आपको पता है वायरस आ जाता है, कंप्यूटर का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, वायरस आ गया। तो वायरस है क्या? इट इज़ अ स्मॉल बट डेडली प्रोग्राम लाइक अ पैरासाइट जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट से या किसी भी ऐसी चीज़ से फ़ायदा ले रहे होते हैं और इन रिटर्न उसको हार्म कर रहे होते हैं। तो अब क्या है, वायरसेस आपके पास क्या करते हैं, कंप्यूटर की बॉडी को या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। अब क्या है कि ये एक डिसऑर्डर है, एक तरह से आप बीमारी की तरह कह लें कि जब भी अगर वायरस का अटैक हो रहा है आपके कंप्यूटर पे तो वो उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा आपके कंप्यूटर के सिस्टम को। अ कंप्यूटर वायरस कैरीज इन इट्स इंस्ट्रक्शनल कोड द रेसिपी फॉर मेकिंग परफेक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम विच व्हेन लॉग्ड इनटू अ होस्ट टेक टेम्परेरी कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है कि जब किसी भी कंप्यूटर में वायरस आता है तो उसका सेल्फ वो खुद ही से प्रोग्राम को रेप्लिकेट कर रहा होता है, और जैसे ही वो होस्ट उस प्रोग्राम को ओपन करता है तो उससे क्या होता है, उसका सारा डाटा कॉपी होकर उस इंसान के पास चला जाता है जिससे वो वायरस सेंड किया होता है। देन हाउ एवर द इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स computer comes in contact with an uninfected piece of software, a fresh copy of virus पास भी इनटू द न्यू प्रोग्राम। अब क्या होता है कि जैसे ही एक अफेक्टेड कंप्यूटर है, अगर एक कंप्यूटर है उसमें वायरस है, उसमें से आपने USB लगाई डाटा लेके, जो अनअफेक्टेड था या ऐसा था जिस पे वायरस नहीं था उस कंप्यूटर में लगाई USB, क्या होगा कि वही वायरस जो है वो कॉपी हो जाएगा उस सिस्टम में भी। Once a computer has been infected by a virus, the invader can sometimes be eradicated by special programs that searches out and erases such bit of foreign material. तो द कंप्यूटर हैज़ टू बी शट डाउन एंड इट्स मेमोरी पर्ज्ड। अब कंप्यूटर को क्या है, बंद कर देना चाहिए फ़ौरन ताकि उसकी मेमोरी को सेव किया जा सके। इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू फिनोमिना एंड हैज़ बीन अराउंड फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब ये बहुत कोई पुराना सिस्टम नहीं है, एक फ्रेशली आया हुआ है वायरस का एक कंसेप्ट, और इसको जो है द डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर वायरस हैज़ बीन नेम्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको पता है इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं। कंप्यूटर की अगर आप वायरस की काइंड्स देखें तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, 350 के लगभग। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमने मेनली देखनी है टाइप्स ऑफ बूट इन्फेक्टर्स, सिस्टम इन्फेक्टर्स, प्रोग्राम इन्फेक्टर्स और डाटा इन्फेक्टर्स। और द वन इन्वेंटेड बाय 2 पाकिस्तानी ब्रदर वर कॉल्ड ब्रेन वायरस। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन वॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट पायरेसी। अब क्या है, 2 भाई हैं पाकिस्तानी जिन्होंने एक वायरस बनाया ब्रेन वायरस, और वो क्या था कि अपने डाटा को सेव रखने के लिए या जो है बनाया गया था। और प्रिकॉशंस हम किस तरह से इससे बचा जा सकता है, डू नॉट यूज़ पायरेटेड प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद डू नॉट शेयर योर डिस्क, डू नॉट कॉपी सॉफ्टवेयर, डू नॉट लेट एनीवन टच योर मशीन। इस तरह से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। अब ये आपके पास सामने टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया 350 से अबव टाइप्स हैं, तो हमने इतनी याद तो नहीं करनी, वो जो बेसिक टाइप्स थी बस वही 4 आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद टर्म्स जो बेसिक यूज़ हो रही होती हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्या है? द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू 2 कैटेगरीज। कंपोनेंट्स को 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है वो प्लास्टिक मेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच हाउस इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड नॉड एंड अदर कंटेनर। अब ये जितनी प्लास्टिक कवरिंग हुई नज़र आ रही है आपको कंप्यूटर में, जिसके अंदर बाकी सारी मशीन्स हैं, वर्किंग है, उसको हम कहते हैं ये हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो डेलिकेट पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, चिप्स हैं, जिसको हम बगैर ओपन किए टच नहीं कर सकते या उसको हम देख नहीं सकते। तो पेरिफेरल्स, अब जो बाकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं लाइक माउस, CPU, प्रिंटर, स्क्रीन, ये सारे जो हैं इनको हम कहते हैं ये कंप्यूटर के पेरिफेरल्स हैं। और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक USB हो गई आपके पास, ये भी हमारे पास पेरिफेरल्स हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर्स, दीज आर बिजनेस एंड रिसर्च ओरिएंटेड कंप्यूटर्स दैट कॉस्ट मच लेस देन मेन फ्रेम्स बट कैन परफॉर्म मैनी ऑफ द सेम टास्क थ्रू नॉट ऑलवेज ऑन द सेम स्केल। अब क्या है, ज़्यादा बिजनेस वगैरह में हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को ताकि इजीली कैरी किए जा सकें। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर लोकेटेड ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन द साइज ऑफ योर फिंगर। अब तमाम तर जो माइक्रो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है वो एक सिलिकॉन चिप पे हो रही है, और सिलिकॉन चिप जो है वो हमारी फिंगर की जो टिप है इस साइज़ की होती है। आप लोगों ने मेमोरी कार्ड देखा होगा, मेमोरी कार्ड्स के साइज़ जितनी तकरीबन आप कह लें कि आपके पास सिलिकॉन चिप होती है जिस पे ये सारा वर्किंग जो है वो बेस कर रही होती है।
दिस कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या है जी, इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर भी लगे होते हैं और उसके अलावा सिलिकॉन की वो चिप भी लगी होती है। टेक्निकली अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मेमरी एंड अ डिस्प्ले सर्किट। अब माइक्रो कंप्यूटर में आपके पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर वही सीपीयू वगैरह वाला सिस्टम हो गया, मेमोरी सेव करने के लिए, और उसके अलावा डिस्प्ले सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इट कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, रिसीव एंड रिटर्न द रिजल्ट। The microprocessor has a control unit that synchronize the sequences of operation performed on the incoming data and arithmetic logic unit that add, subtract and recognize the data। अब जितनी कैलकुलेशंस हो रही हैं या जितनी भी वर्किंग हो रही है वो आपके पास कहाँ हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर में। उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो है, अ ट्रांजिस्टर इज अ सैंडविच ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद द सेम इम्प्योरिटी इन द टू आउटर लेयर्स एंड द different impurity in the central layer, providing current carries of opposite charge to those produced by the outer layer। ट्रांजिस्टर आपने एफएससी में पढ़े हैं। और वैसे अगर ट्रांजिस्टर मेनली देखा जाए तो तीन जो है इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया पी टाइप मटेरियल। फॉर एग्जांपल दो पी टाइप मटेरियल ले लें, बीच में एक एन टाइप मटेरियल लगा दें तो पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जाएगा, या दो एन टाइप ले लें और एक दरमियान में आपने सैंडविच कर दें मटेरियल पी टाइप तो एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर बन जाएगा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इस तरह के ट्रांजिस्टर डिज़ाइन करते हैं ताकि फिर उनको हम यूज़ कर सकें। उसके बाद लास्ट आपके पास आ जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट से भी आप सब वाकिफ़ हैं कि सैटेलाइट क्या है जी। हमने अब आपको पता है स्पेस में भेजे हुए सैटेलाइट जहाँ से हम लोग अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग देख रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, फिर हम स्पेस में जितने भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं उनकी इमेजेस भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट पर्पजेज़ हैं हमारे पास सैटेलाइट के। has emerged tremendously over the last 50 years since Arthur C. Clarke invented it। आर्थर सी क्लार्क थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसे इन्वेंट किया। टुडे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज ऑल अराउंड अस एंड हैज़ बिकम अ वेरी यूजफुल एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन। अब सैटेलाइट जो है अब आजकल बहुत कॉमन हो गई है टेलीकम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। सैटेलाइट सिस्टम कैन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट एंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एज वेल एज वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर सर्विस एंड सपोर्ट। उसके बाद सैटेलाइट है क्या, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट प्लेस इनटू ऑर्बिट। अब क्या है कि अर्थ के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में हम इसको जो है सैटेलाइट को भेज देते हैं और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है, रिसर्च के लिए हो सकता है, वेदर रिपोर्ट्स के लिए हो सकता है, या फिर मिलिट्री के किसी पर्पस के लिए या सेफ्टी के लिए हो सकता है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स आर सेंड इनटू ऑर्बिट टू ऑब्जर्व द स्पेस इन्वायरमेंट, द अर्थ, द सन, स्टार, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब वही के स्पेस में भेज देते हैं ताकि वहाँ से हम प्लैनेट्स वगैरह की पोजीशन वगैरह को देख सकें। दीज सैटेलाइट्स हैव रिट्राइव्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल टू साइंटिफिक रिसर्च। इस वजह से क्या हुआ है, हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए हैं सैटेलाइट्स हमारी साइंटिफिक रिसर्च में या फिर डेवलपमेंट्स में। वेदर सैटेलाइट्स आर यूज। अब वेदर सैटेलाइट्स आपको पता है ये डेली फोरकास्ट बता रहे होते हैं वेदर की, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, सैटेलाइट की वजह से। फिर मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए या फिर हमारी जो है हमारी कंट्री के लिए यूज़ हो रहे होते हैं कि हम मिलिट्री के थ्रू जो या आर्मी कॉप्स जो होते हैं जो उनके सैटेलाइट्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी इन्वेडर अटैक से। दे ऑल इंक्लूड रेडार सिस्टम, सेंसर लाइक ऑप्टिकल डिवाइसेस इन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एंड रिसीवर्स एंड ट्रांसमीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। अब इसमें रेडार सिस्टम है, आपके पास सेंसर लगे होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। फिर उसके बाद जो है जिससे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द को कि जो है इन्वायरमेंट को, बेशक वो वेदर फोरकास्टिंग हो या कुछ भी। सोलर सेल्स आर यूज टू जनरेट पावर फॉर द सैटेलाइट एंड अब उसमें पावर, उसको सैटेलाइट को भी तो पावर चाहिए ना ताकि वो काम करे, तो उसमें पावर कहाँ से आती है, सोलर सेल के ज़रिए से। तो ऑल सैटेलाइट नीड अल्टीट्यूड कंट्रोल इक्विपमेंट टू कीप द सैटेलाइट इन द डिजायर्ड ऑर्बिट। अब हर सैटेलाइट जो है उसके अंदर एक अल्टीट्यूड होता है, हाइट, अल्टीट्यूड कंट्रोल इक्विपमेंट लगा होता है जो कि उसको परफेक्टली अपने ऑर्बिट में रखने में मदद देता है। तो ऑर्बिट अब क्या है सैटेलाइट का, द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज अचीव व्हेन इट इज़ गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 17,500 mph एट सी लेवल, कॉजिंग द अर्थ सरफेस टू कर्व अवे एंड एज फास्ट एज इट्स कर्व अवे ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड एट दिस पॉइंट द सैटेलाइट अचीव ऑर्बिट। अब क्या है कि इस पॉइंट पे जाकर ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो सैटेलाइट है वो अपने एक रिक्वायर्ड ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है, या जो डिज़ायर्ड ऑर्बिट है उसमें मूव करना शुरू कर देता है। तो एज द अल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट इंक्रीजेस, अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी और उसका पीरियड या टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज, जितनी कम स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज़ द टाइम दैट सैटेलाइट टेक्स टू मेक एन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब क्या है
पीरियड वो टाइम है जिसमें जो सैटेलाइट है वो अर्थ के गिर्द अपनी एक रेवोल्यूशन या अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा। सैटेलाइट इज़ द इन द लेटर ऑर्बिट। अब जो बाद वाले जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो सैटेलाइट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ये सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट है। इफ़ द सैटेलाइट ऑर्बिट इज़ एन इक्वेटोरियल प्लेन इट इज़ कॉल्ड जियोस्टेशनरी, विच मीन्स इट इज़ ऑलवेज ओवर द सेम प्लेन ऑन द अर्थ। अब जियोस्टेशनरी वो वाले आपके पास सैटेलाइट होंगे जो हमेशा अर्थ की प्लेन के साथ साथ मूव करेंगे। तो दिस फॉर्म ऑफ ऑर्बिट इज़ यूज इन वेदर फॉर रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन एरियाज ऑल द टाइम। अब वेदर कास्टिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, हर वक्त हमें वेदर की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज़ वेरी साइंटिफिक बट नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब है तो ये काम जो है ऑर्बिट, इसको समझना साइंटिफिक तो है कि साइंटिफिक मेथड जो साइंस पढ़े हैं या जैसे जिनका इनको इल्म है वही जानते हैं, लेकिन क्या है कि इतना मुश्किल नहीं है कि हम सैटेलाइट के ऑर्बिट को समझ सकें। तो उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है, वेदर फोरकास्टिंग, सिक्योरिटी, इंटरनेट, जीपीएस, रेडियोस, टेलीविजन एंड टेलीफोन। तो यहाँ तक अब हमने प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस को डिस्कस कर लिया और ये हमारा जो प्रोडक्ट्स ऑफ साइंसेज है ये आर्टिकल यहाँ पे कवर हो गया। अब होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी और आप लोग इसको प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।